हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल की इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 8 का अध्याय प्रश्नावली 1.1 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके अध्याय प्रश्नावली 1.1 का जो उदाहरण था उसको मैंने ऑलरेडी पहले से ही बनाकर इसका वीडियो दोस्तों मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रश्नावली 1.1 का जो संपूर्ण उदाहरण है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों जानने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 अध्याय परिमेय संख्या के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो यहाँ पर आपके जो पहला जो क्वेश्चन है वहाँ पर ये बताया गया है कि आपको इन दिए गए इन भिन्न भिन्न प्रकार के संख्याओं का योग प्रतिलोम लिखना है कि इन भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याओं का जो योग प्रतिलोम होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों योग प्रतिलोम के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही एक वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप चाहें तो योग प्रतिलोम को समझने के लिए, इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए आप उस वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को योग प्रतिलोम से संबंधित बहुत सी जानकारियों को देने का प्रयास किया है। अगर आप उसे देख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, तो आपको योग प्रतिलोम को समझने में कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए अब हम उसी के माध्यम से योग प्रतिलोम को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले योग प्रतिलोम को लिखने से पहले, इसका सोल्यूशन करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि योग प्रतिलोम वास्तव में होती क्या है। तो योग प्रतिलोम को बताने से पहले हमें इसके परिभाषा पर जाना होगा कि योग प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है। तो योग प्रतिलोम की जो परिभाषा होती है वो ये होती है दोस्तों कि वैसी दो संख्याएं जिनका योगफल कितना होता है, शून्य प्राप्त होता है, उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, योग प्रतिलोम के माध्यम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, या योग प्रतिलोम के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई संख्या, मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या आपका a है। ठीक, कितना है, a है, और आपके पास कोई दूसरी संख्या b है। अगर आप a और b इन दोनों को जोड़िएगा तो कुछ ना कुछ आपको मान प्राप्त होगा। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ने पर आपका जो मान मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए आपको शून्य। यानी अगर दो संख्याओं को जोड़ने पर अगर आपका मान शून्य के बराबर मिलता है तो हम कहेंगे कि ए का जो योग प्रतिलोम होगा वो आपका बी होगा, और बी का जो योग प्रतिलोम होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको आगे कोई एक संख्या दे दिया जाएगा। जैसे कि मान चलते दोस्तों कि आपको संख्या दे दिया गया आपको a, ठीक, और कहेगा आपसे कि आप a का योग प्रतिलोम लिखिए। तो a का योग प्रतिलोम लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि आखिर a का योग प्रतिलोम ऐसा क्या होगा, मतलब a में ऐसा हम कौन सी संख्या जोड़ दें जिससे कि इन दोनों का जो योगफल होगा वो आपको शून्य मिले। कितना मिले दोस्तों, शून्य मिले। आपको एक संख्या दे दिया गया है और दूसरा संख्या आपको ढूंढना है, अर्थात दूसरा संख्या ऐसा क्या है जिसको जोड़ने पर क्या होगा, आपको शून्य मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको कोई संख्या मानना होगा। मान लेते हैं कि कोई दूसरी संख्या क्या है, कोई दूसरी संख्या आपका x है। ठीक है, मान के चलते हैं पहला संख्या आपका दिया हुआ है a और दूसरा संख्या दिया हुआ है आपका x, और जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपका मान मिलता है, आपका मान कितना के बराबर मिलेगा, शून्य के बराबर। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि योग प्रतिलोम जो होता है वो किन दो संख्याओं का एक ऐसा योगफल होता है जिनका मान शून्य के बराबर प्राप्त होता है, और ये जो दोनों संख्याएं, इन दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा वो शून्य के बराबर ही आनी चाहिए। जिसमें से आपको पहला संख्या पता है, दूसरा आपको पता नहीं है। तो दूसरा पता करने के लिए क्या मिलेगा दोस्तों कि जो a है आपका वो चला जाएगा दूसरे पक्ष की ओर, और जब ये दूसरे पक्ष की ओर जाएगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा, -a। और इस प्रकार से दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि आपके x के स्थान पर जो नया संख्या मिला है वो मिला है -a, यानी a का विपरीत चिन्ह मिला है। a का क्या मिला है, विपरीत चिन्ह। यानी अगर a आपका प्लस फॉर्म में था तो आपका यही a x के लिए किस फॉर्म में आया है, इसके ऑपोजिट फॉर्म में आया है, ऑपोजिट चिन्ह के लिए आया है। अब हम इसी x के स्थान पर यदि -a को रखते हैं दोस्तों तो पूर्णतः आपका जो मान होगा वो शून्य के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं, यानी a प्लस, अगर आप x की जगह पर x का मान रखते हैं तो मिलेगा -a = 0। ठीक, और फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस, तो a माइनस हो जाएगा a, और a में से जब a को घटाइएगा तो मान मिलेगा 0। अब आपका जो मान होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये सीखा कि जो योग प्रतिलोम होती है वो किसी संख्या का एक विपरीत चिन्ह वाली संख्या होती है। क्या बताया दोस्तों कि योग प्रतिलोम जो होती है किसी संख्या क्या होती है, एक विपरीत चिन्ह वाली संख्या होती है, और उसी विपरीत चिन्ह वाली संख्या को जब हम इस संख्या में जोड़ देते हैं तो हमारा जो योगफल होता है वो शून्य के बराबर मिलता है। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास इतनी सारी संख्याएं दिए हुए हैं, ठीक है, अगर इन सभी प्रकार की संख्याओं का अगर आपको योग प्रतिलोम निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, आपको इन संख्याओं का विपरीत चिन्ह वाली यही संख्या को लिखना होगा। यानी अगर आपका फर्स्ट उदाहरण जो है
वो 2/3 है। ठीक है, अब बोला है 2/3 का योज प्रतिलोम लिखने के लिए, तो 2/3 का जो योज प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, 2/3 का जो योज प्रतिलोम होगा वो -2/3 होगा। कैसे, देखिए, यानी कि अगर आप एक जगह पर मान चलते एक जगह पर 2/3 लिखिएगा, ठीक है, और दूसरा संख्या आपको पता नहीं है कि इसमें ऐसा क्या जोड़े जिससे कि इसका मान क्या हो जाए, 2/3 में जोड़ने पर शून्य मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, x को मान लेंगे, इन दोनों का योगफल कितना आना चाहिए, शून्य के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो मान इसका शून्य के बराबर आना चाहिए, लेकिन हमको दोस्तों ये पता नहीं है कि जो दूसरी संख्या वो कितना है। तो दूसरी संख्या कैसे मिलेगा, दूसरी संख्या मिलेगा आपका इस संख्या को दूसरे पक्ष की ओर हम भेज देंगे। तो जब आप दूसरे पक्ष की ओर भेज दीजिएगा तो इसका मान मिलेगा दोस्तों -2/3। और फिर इसी x वाले मान को जब आप यहाँ पर रखने की कोशिश कीजिएगा, जैसे 2/3 प्लस -2/3 बराबर 0, तो 2/3 प्लस माइनस 2/3 बराबर 0, और दोनों संख्या जब घट जाएंगी तो मान मिल जाएगा 0 के बराबर। और इस प्रकार से ही दोस्तों आप सभी प्रकार की संख्याओं का योज प्रतिलोम लिख सकते हैं, और इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी संख्या का योज प्रतिलोम उस संख्या का क्या होता है, एक विपरीत चिन्ह वाला संख्या होता है। और इसी के माध्यम से हम लोग इस सभी संख्याओं का योज प्रतिलोम लिखने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप ये जो योज प्रतिलोम है उसको समझ बिल्कुल अच्छी तरीके से गए होंगे। तो आइए अब हम लोग इसका सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है 2/3। इसका हमको योज प्रतिलोम लिखना होगा। तो इसका योज प्रतिलोम लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यानी 2/3 है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 2/3 का योज प्रतिलोम, 2/3 का योज प्रतिलोम कितना होगा दोस्तों, 2/3 का जो योज प्रतिलोम होगा वो होगा आपका -2/3, माइनस कितना 2/3। तो लिख लेंगे हम लोग कितना दोस्तों, 2/3 का योज प्रतिलोम -2/3 होगा। अब पूछेगा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। बस इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप इसका 2/3 का योज प्रतिलोम बिल्कुल स्टेटमेंट के साथ लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आप स्टेटमेंट को लिख देते हैं, स्टेटमेंट को अगर आप बता देते हैं, तो आपका जो 2/3 यानी जो भी संख्या का आप योज प्रतिलोम निकालते हैं इसमें आपका कोई भी काट नहीं सकता। इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग अगला सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगला आपके सामने दिया है 25/9। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 25/9 का योज प्रतिलोम कितना होगा, होगा आपका -25/9 होगा। क्यों होगा दोस्तों बोलिए, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योगफल शून्य प्राप्त होता है। अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस वाले संख्या को इस वाले संख्या के साथ जोड़कर देख सकते हैं। जब आप इस वाले संख्या को इस वाले संख्या के साथ जोड़िएगा तो मान कितना मिलेगा, शून्य के बराबर मिलेगा। ठीक है, अगला है दोस्तों -16। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर -16। ठीक है, तो -16 का योज प्रतिलोम कितना होगा, तो -16 का योज प्रतिलोम कितना होगा दोस्तों, आपको अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या का जो योज प्रतिलोम होता है उसी संख्या का विपरीत चिन्ह वाला एक संख्या होता है। तो -16 है, तो ये जो -16 का योज प्रतिलोम होगा इसी संख्या का एक विपरीत चिन्ह वाला संख्या होगा। तो इस संख्या का विपरीत चिन्ह वाला संख्या कौन होगा, अरे +16 होगा। तो लिखेंगे -16 का योज प्रतिलोम कितना होगा दोस्तों, +16, यानी केवल लिखेंगे 16 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योगफल मतलब जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या है आपका अगला -15/8। तो -15/8 को क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे -15/8 का योज प्रतिलोम प्राप्त होता है। यहाँ पर लिख लेंगे शून्य प्राप्त
होता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं शून्य। अब आप सभी जानते हैं कि शून्य ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। तो शून्य का मतलब होता है दोस्तों शून्य, यानी शून्य का जो योग प्रतिलोम होगा वो शून्य होगा। और जबकि आपका योग प्रतिलोम की परिभाषा बोला है कि किसी भी संख्या में क्या करेंगे हम, यानी ऐसी कोई दो संख्या है जिनका योगफल शून्य प्राप्त हो तो वो दोनों संख्या एक दूसरे के योग प्रतिलोम कहलाएंगी। ये तो खुदे शून्य है, इसका मतलब खुद योग प्रतिलोम है, तो बोल देंगे कि शून्य का जो योग प्रतिलोम होगा वो शून्य होगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है। क्योंकि शून्य में अगर शून्य को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या सिंपल से लिख लेंगे, यहाँ पर शून्य, यहाँ पर हम लिखेंगे शून्य का योग प्रतिलोम प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों -5 बटा -7 है ना, तो -5 बटा -7 कहने का मतलब हुआ 5 बटा 7। यानी ऐसे आप लिख सकते हैं, माइनस माइनस जो माइनस है और ऊपर में माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस में दोनों कट जाएगा, मतलब ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर 5 बटा 7। ठीक है, यानी ये क्या है, एक प्रकार का धनात्मक संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, और इसका हमको योग प्रतिलोम लिखना है। तो इसका योग प्रतिलोम कैसे लिख सकते हैं 5 बटा 7 का योग प्रतिलोम होता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों कि दोनों संख्या को योगफल कितना प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। ठीक, इस प्रकार से आपका 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है वो क्या हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं कि शेष आपका जो क्वेश्चन वो कितना बचा हुआ है। इसमें पहला में कितना क्वेश्चन बच गया है, तो पहला में दोस्तों आप देख सकते हैं कि 0 तक तो हम बना दिए हैं, और फिर -5 बटा -7 भी बना दिए हैं। अगला है आपका 7 नंबर में 13 बटा -5। ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चन है मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों कि जो दोनों क्वेश्चन है आप इसके आधार पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यानी अगर दिया है 13 बटा -5, तो 13 बटा -5 कहने का मतलब कि 13 बटा -5 का आपको योग प्रतिलोम निकालना है। तो 13 बटा -5 का योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 13 बटा -5 का योग प्रतिलोम हो जाएगा 13 बटा 5, क्योंकि ये माइनस फॉर्म में है ना, इसका क्या करेंगे हम लोग प्लस फॉर्म ले लेंगे। यानी अगर आप यहाँ पर बनाना चाहेंगे तो इसे बना सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर दिया हुआ है 13 बटा -5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 13 अब बटा में हो जाएगा -5, और यहाँ पर भी हम लोग लिख लेंगे इसे हटाकर 13 अब बटा -5। क्वेश्चन है आपका 7वां, तो डाल देंगे 7 नंबर का योग प्रतिलोम 13 अब बटा 5 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योगफल शून्य प्राप्त होता है। यानी 13 बटा -5 में अगर 13 बटा 5 को जोड़ दीजिएगा तो इन दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा वो कितना मिलेगा, शून्य मिलेगा। और -2 बटा 15, तो उसको हम इसी प्रकार से बना लेंगे, तो -2 बटा 15 का योग प्रतिलोम कितना होगा, 2 बटा 15 होगा। इस प्रकार से दोस्तों जो आपका पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो चुका है, और आप लोग प्रश्नावली 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, और आप इसका सोल्यूशन भी अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग 2 नंबर, यानी 2 नंबर में आपका बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। ठीक है, उसको बनाने का प्रयास करेंगे, तो वेट कीजिए दोस्तों, इसको मैं आप लोग को मिटा कर फिर से आपको बताने का प्रयास करता हूँ प्रश्नावली 2 का। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि आपका जो सारणी दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है और क्या करने के लिए दिया गया है। तो आपके सारणी में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका संख्या दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं इतने सारे आपके संख्या दिए गए हैं, और इन संख्याओं के लिए आपको इन संख्याओं का गुणन प्रतिलोम लिखना है। ठीक है, किन संख्याओं का, जो संख्या आपके सारणी में दिए गए हैं, और आपको दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिखकर आपको ऑलरेडी पहले से दे रखा है। यानी -13 का गुणात्मक प्रतिलोम दिया है 1 बटा -13। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 बटा -13 लिखा है वो क्यों लिखा है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हमको समझना होगा गुणन प्रतिलोम की परिभाषा। तो दोस्तों गुणन प्रतिलोम यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम पर मैंने एक
रेडी वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए, जिसमें से दोस्तों आप लोग गुणात्मक प्रतिलोम को बिल्कुल अच्छी तरीके से भली भांति उससे परिचित हो सके, उसे जान सके, इसलिए मैंने उस वीडियो को आपको अलग से बनाया है। अगर आप गुणात्मक प्रतिलोम से संबंधित उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो गुणन प्रतिलोम को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम उस पर वीडियो में अपना टाइम जाया ना करें, हम इसी वीडियो से गुणन प्रतिलोम को समझ लें, तो फिर दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास बिल्कुल अच्छी तरीके से करूंगा। तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कि -13 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 1/-13 क्यों लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि -13 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है और जो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए जो संख्या लिखा गया है वो कहीं ना कहीं -13 का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अरे है से देखिए, जैसे कि सॉरी देखिए -13 है ना, तो -13 के नीचे में कितना है 1 है, मतलब कुछ एक छिपा हुआ रहता है। तो -13/1 कहेंगे इसका व्युत्क्रम लिखो, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा लिखो। तो उल्टा कैसे लिखिएगा, उल्टा आप लोग लिखिएगा 1/-13, वैसे लिखिएगा दोस्तों 1/-13, यानी -13 का उल्टा हो गया 1/-13 और 1/-13 का उल्टा हो गया -13। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है कि सभी संख्याओं का व्युत्क्रम लिखना है। क्या करना है दोस्तों, सभी संख्याओं का क्या करना है, व्युत्क्रम लिखना है। और इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि आपके गुणन प्रतिलोम की जो परिभाषा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का एक व्युत्क्रम होता है। क्या होता है दोस्तों कि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे कि हमको -13 निकालना है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आया 1/-13 आया, जो कि दिए गए संख्या का क्या है, एक आपका व्युत्क्रम है। तो इस प्रकार से दोस्तों लिख सकते हैं कि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस दिए गए संख्या का एक व्युत्क्रम होता है। अब पूछिए क्या है ऐसे कि दोस्तों कि जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो किन्हीं दो संख्याओं का एक ऐसा गुणन होता है जिनका गुणनफल गुणा करने पर 1 मिले। कितना मिले दोस्तों, 1 मिले। मतलब कि अगर जिस प्रकार से आप लोगों को मैंने योज प्रतिलोम को बताने का प्रयास किया है, ठीक उसी प्रकार से आप इसे भी समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपके पास कोई संख्या अगर a है और दूसरी संख्या अगर आपके पास b है और a और b, आप इन दोनों को अगर आप गुणा करते हैं तो इन दोनों को गुणा करने पर आपका जो मान मिलना चाहिए वो आपके 1 के बराबर मिलना चाहिए। कैसे उसको मिलता था, योगफल शून्य के बराबर, वैसे ही दोस्तों इसमें इसका जो गुणनफल है वो मिलना चाहिए आपके 1 के बराबर। यानी a और b को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा जो मान होगा वो कितना मिलना चाहिए, वो हमारा मिलना चाहिए 1 के बराबर। तो दोस्तों a और b इन दोनों में से कोई भी आपको एक संख्या दे दिया जाएगा, ठीक है, मतलब आपके सामने दे दिया जाएगा कि a आपके पास कोई संख्या दे दिया गया है, ठीक है, कहेगा आपसे कि a का गुणन प्रतिलोम निकालिए। तो a का गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए आपको दूसरी संख्या कुछ ऐसा रखना होगा जिसको उससे गुणा करने पर आपका गुणनफल जो है वो 1 के बराबर मिल जाए। मतलब कि जब दोस्तों आपको ये दे दिया जाएगा संख्या कि आप a का मतलब a का आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, तो a का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आपको कोई ऐसा संख्या सेलेक्ट करना होगा जिसको गुणा करने पर 1 मिले, और जबकि वो संख्या आपको पता ही नहीं है। तो जब दोस्तों पता नहीं है तो उसके लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, हम लोग दोस्तों सहारा लेंगे चर राशि का, और यहाँ हम लोग मान लेंगे x। मान लेते हैं दोस्तों कि कोई दूसरी संख्या आपका x है और इस संख्या को जब हम a से गुणा करते हैं तो इनका जो गुणनफल है दोनों का वो कितना मिलता है, 1 मिलता है। और हमको दूसरी संख्या पता नहीं है, तो दूसरी संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो a है वो x के साथ गुणनफल के रूप में है। और जब दोस्तों आप a को उधर भेजिएगा, मतलब इसके पक्षांतर में बदलाव लाइएगा, तो जो a है वो अपने गुणा के फॉर्म को चेंज करके किस फॉर्म में आ जाएगा, अपने भागा के फॉर्म में आ जाएगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि x के मान पर जो नया संख्या मिला है वो आपका 1/a मिला है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग कि इसी x के स्थान पर 1/a को रखने का प्रयास करते हैं। तो जब आप a के स्थान पर x के स्थान पर 1/a को रखते हैं तो जरा देखिए तो इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 1 मिलेगा, तो अवश्य मिलेगा दोस्तों। a को जब हम लोग a से कटा देंगे तो इनका मान जो होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर मिल जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग ये देख सकते हैं गुणन प्रतिलोम के परिभाषा के आधार पर कि जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो किसी दो संख्याओं का एक ऐसा गुणनफल होता है जिन्हें गुणा करने पर उनका मान 1 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। या दोस्तों आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का एक व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है। तो उसी के माध्यम से हम लोग इन सभी दिए गए संख्याओं के लिए गुणन प्रतिलोम को लिखकर इस सारणी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा दोस्तों आप लोग को इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आइए इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से गुणन प्रतिलोम समझना होगा, जिस बच्चे को भी 8 क्लास को या 7 क्लास को हो, तो वीडियो गुणन प्रतिलोम का देख लेंगे जिसको मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
आप वहाँ से गुणन प्रतिलोम से संबंधित इस वीडियो को समझ सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी मैंने जो यहाँ पर बताया है आप इसके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, आप गुणन प्रतिलोम को समझ सकते हैं। मतलब ऐसा ही देखिए -13 है ना, तो -13 का एक जगह पर लिख देंगे -13, ठीक। तो जब एक जगह पर लिख देंगे -13 तो x के मान कितना आएगा, देखिए -13 चला जाएगा इधर एक स्थान पर चला जाएगा, तो x का जो मान आ जाएगा वो मिल जाएगा 1/-13। अब फिर दोस्तों हम x के स्थान पर 1/-13 रखेंगे -13, तो देख सकते हैं तो -13 कट जाएगा, तो मान कितना होगा 1 के बराबर मिल जाएगा। इसीलिए ये संख्या के काची है व्युत्क्रम में माना गया है। तो आइए हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों अगला जो संख्या का 5/4, तो 5/4 का व्युत्क्रम क्या होगा बताइए। देखिए 5/4 लिखा हुआ है, 5/4, 5/4 का व्युत्क्रम करेंगे मतलब उल्टा, मतलब अगर हर में है 4 तो अंश में आ जाएगा कितना 4, तो आपके हर में कितना आ जाएगा 5, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कितना 5/4 का जो गुणन प्रतिलोम होगा वो मिल जाएगा आपका 4/5। उसी प्रकार से दोस्तों आप बताइए तो 4/-7 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, तो 4/-7 गुणन प्रतिलोम इसका उल्टा होगा। अरे 4/7 है ना, तो लिख देंगे कितना -7/4। इन दोनों को गुणा कीजिएगा, कट के कितना आएगा मान 1 के बराबर मिलेगा। इसीलिए इस संख्या को इसका गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे और इस संख्या को इसका गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। अगला है -5/-8, तो -5/-8 कहने का मतलब जैसे वैसे ही छोड़ दीजिए, -8 चल जाएगा आपका ऊपर है और -5 आ जाएगा नीचे, ठीक है। यही इसका क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब देखिए दोस्तों बोला है -1, तो -1 करेंगे मतलब इसका उल्टा कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपका, उल्टा कीजिएगा तो 1/-1 यानी कट के उतरे मानवा मिलेगा। मतलब देखिए -1 है ना और नीचे में 1 छिपा हुआ है और 1 ऊपर भेजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा +1 और नीचे में आ जाएगा -1 और 1 को 1 से कटा दीजिए तो मानवा -1 ही ना मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसका मान कितना लिख देंगे, यहाँ पर मान लिख देंगे -1। और जब दोस्तों -1 और -1 को गुणा कीजिएगा, मतलब ऐसे गुणा कीजिएगा -1 गुणा -1, तो माइनस प्लस प्लस और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो भैया हमारा 1 ही ना चाहिए, 1 हमारा यहाँ पर मिलिए गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 का जो गुणन प्रतिलोम होगा वो आपके -1 के ही बराबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो चुका है। आइए जल्द फटाफट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा आप लोग। आइए दोस्तों अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 के तीसरा का पहला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं जो तीसरा क्वेश्चन वो कहा का चाहिए। यहाँ पर कहा है दोस्तों कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से, यानी कि आपके जो भी गुणधर्म हैं, जैसे कि आपका क्रमविनीय गुणधर्म है, साचार गुणधर्म है, समरक गुणधर्म है, जो तत्समक गुणधर्म है, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म है, ये सब जितने भी आपके गुणधर्म हैं उसमें से जो भी आपके गुणधर्म इस संख्याओं के लिए लागू होंगे उन संख्याओं के गुणधर्म के आधार पर ही आपको क्या करना है, उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है कि दिए गए संख्या का जो मान होगा वो आपको कितना मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा संख्या मैंने आपके दिए गए उदाहरण, जो किताब में उदाहरण दिया था उसको मैंने बनाने का प्रयास, आपको उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास आपको किया है। तो आइए फिर भी हम इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाकर और इसे आप लोगों को समझाकर आपको दोस्तों बता देता हूँ। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सोल्व, या लिख सकते हैं उत्तर भी, ठीक है। और वहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है। तो क्या दिया गया है दोस्तों, संख्या। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले संख्या को नोट कर लेंगे। तो संख्या क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, संख्या दिया गया है आपका 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। और इसी को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम लोग दोस्तों लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। यानी प्रश्न के अनुसार क्या करना है, हमको चलना है। क्यों लिखे हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि दोस्तों आपके प्रश्न के माध्यम से, यानी बोला है उचित गुणधर्म, यानी गुणधर्म को बताते चलना है। जो भी आप गुणधर्म इसमें लागू कर रहे हैं, जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको गुणधर्म यहाँ पर बताना है कि जो गुणधर्म आपने अप्लाई किया वो कौन सा गुणधर्म है, कौन सा प्रॉपर्टी है। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख लिया है प्रश्नानुसार। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इस दिए गए संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। यानी संख्या कितना दिया गया आपका, वो दिया गया है आपका 2/3 प्लस -11/5 और बराबर में
हम लोग इसका सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग इसका सोल्व करने से पहले आप इसे एक ऐसे क्रम में सजा दीजिए जिससे कि ये जो संख्या है आपका दिया हुआ वो संख्याओं को आप आसानी से सरलतापूर्वक सोल्व कर सकें। तो इसको सरलतापूर्वक सोल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग समान हर वाली संख्याओं को लेंगे। समान हर मतलब यानी आपके 4 संख्याएं दिया गया है और इन संख्याओं में हम देखेंगे कि कौन कौन संख्या का समान हर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो 4/3 है और -2/3 है, इन दोनों दिए गए संख्याओं में जो ये 3 ये हर आपके हैं, ये आपके 4/3 और -2/3 का हर के समान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले संख्या को इस वाले संख्या के साथ क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इन दोनों का हर समान है। काहे लिखेंगे? काहे से कि इन दोनों को हल करने पर हमारा जो हल करने का कैलकुलेशन करने का जो हमारा तरीका होगा वो काफी सरल यानी कि आसान होगा और कम समय में हम इसको सोल्व कर भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4/3 आप प्लस में लिखेंगे -2/3 और उसके बाद कितना लिखेंगे दोस्तों +3/5 है ना। अब देखिए जिस प्रकार से आपका हर वाला संख्या का हर इस वाला संख्या के हर के बराबर है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपके हर वाला संख्या का हर इस वाले संख्या के बराबर है। इसलिए हम लोग इन दोनों संख्याओं को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, इनके चिन्ह के अनुसार एक साथ ले लेंगे। तो 3/5 का जो चिन्ह होगा वो कितना होगा, वो आपको दिया गया है +3/5। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे +3/5 और फिर कितना दिया गया है अगला -11/5 किस चिन्ह के साथ, प्लस चिन्ह के साथ। तो लिखेंगे +11/5। अब दोस्तों जो आपने ये संख्याएं सजाई हैं वो किसी ना किसी गुणधर्म के माध्यम से आपने सजाई हैं और जो इस गुणधर्म के माध्यम से आपने सजाई हैं उस गुणधर्म को आपको लिखना होगा। क्या है? प्रश्नानुसार। तो जो गुणधर्म है दोस्तों वो कौन सा है, वो आपका गुणधर्म है आपका योग का क्रमविनीय नियम है। मतलब कि आपके ये दिए गए संख्याओं को आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, जब इनका मान जोड़िएगा तो इन दोनों संख्याओं का जो मान होगा वो आपका इक्वल ही मिलेगा। क्रमविनीय नियम क्या बोलता है? क्रमविनीय नियम नहीं बोलता है कि अगर आप इन दो संख्याओं को ऐसे भी अगर आप जोड़िएगा a + b या b + a तो इन दोनों का मान क्या होगा, एक दूसरे के बराबर रहेगा। इसीलिए हम इन संख्याओं के क्रम को बदल चुके हैं। आज जब इन संख्याओं के क्रम को बदले हैं तब ऐसा डाउट मत रखिएगा कि इस संख्याओं को हल करने पर इनका मान अलग मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों संख्याएं अपने क्या कर रहे हैं, योग के क्रमविनीय गुणधर्म को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों इसको साइड में हम लोग लिख लेंगे योग का क्रम विनिमय गुण धर्म से, इसको हम लोग ऐसे लॉक कर लेंगे योग का क्रमविनीय गुणधर्म से। और गुना रहता तो लिख देते गुना का क्रमविनीय गुण धर्म से। आइए अब आगे सोल्व करते हैं फटाफट। अब ये दो आपकी संख्या है, इसको क्या करेंगे हम सबसे पहले एक में रखने का प्रयास करते हैं। तो इसको एक में रख लीजिए 4/3। देखिए प्लस है ना दोस्तों और ये माइनस है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2/3 और इसको ऐसे हम लोग लॉक कर लेंगे और फिर प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ पर दिया है 3/5 तो यहाँ लिखेंगे 3/5 या प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे माइनस और यहाँ हो जाएगा 11 कितना दोस्तों 5। इसको हम ऐसे लॉक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई गुणधर्म नहीं है, हम इसको सोल्व कर रहे हैं। आगे देखिएगा आप लोगों तो लसो मान लीजिए आप आराम से बना सकते हैं। सरल क्या मिलेगा दोस्तों, सरल देखिए इस संख्या का हर और इस संख्या का हर, दोनों संख्या का हर समान है। जब इन दोनों संख्याओं का हर समान है तो सिंपली रूप से हमें कोई लसा निकालना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी दिए गए दो संख्याओं का हर समान होता है तो उनका योगफल हो या घटावफल हो, हम क्या करते हैं डायरेक्ट क्या करते हैं उसका हम हल कर लेते हैं। तो 3 और 3 का लसा कितना हो जाएगा, डायरेक्टली इसका 3 और 3 का लसा हो जाएगा 3। और जब डायरेक्टली 3 और 3 का लसा हो जाएगा 3 तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, घट भी जाएंगे। यानी ऐसे लिख सकते हैं 4 - 2, ये सब जानते होंगे 4 5 क्लास 3 क्लास से सिखाया जाता है 6 क्लास से। ठीक है, अगला है प्लस, तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी आप इस संख्या का हर समान है, इस संख्या का हर समान है, तो 5 और 5 का लसा कितना होगा, 5 और 5 का लसा 5 होगा। जब 5 और 5 का लसा 5 होगा तो सिंपली इसको हटा देंगे तो यहाँ मान हो जाएगा 3 और माइनस कितना 11 और फिर इसको ऐसे हम लॉक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे। आगे तब सोल्व कर ही सकते हैं, 4 में से 2 को घटाइएगा तो मान मिलेगा 2/3। अब प्लस है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस। अब देखिए दोस्तों 3 में से 11 घटाइएगा तो मान कितना मिलेगा, मान आपका मिल जाएगा 8। यानी 8 3 कितना होता है 11, 8 2 10 1 11। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 8। क्यों, बड़ा चिन्ह के साथ,
3 और 11 में बड़ा कौन संख्या है? 11 संख्या है, तो इसका चिन्ह माइनस है ना, तो माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे -8/5 अब बराबर में इसका जो मान होगा वो कैसा होगा? 2/3 है ना, तो लिख लीजिए दोस्तों 2/3। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। और 8 में कितना हो जाएगा? 5। 8 में कितना हो जाएगा दोस्तों? 5। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व कैसे करेंगे? 3 और 5 का लसा कितना होगा? 3 और 5 का लसा आपको मिल जाएगा 15। 3 बचे 15। अब क्या करेंगे कि 15 में हम 3 से भाग देंगे, यानी 15 को 3 से कटाइएगा तो कितना कटेगा? 5 बार में, तो 3 5 15 और 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10। फिर दोस्तों 15 में हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे, तो जब 15 5 से भाग देंगे तो कितना कटेगा? 3 बार में। अब 3 को 8 से गुणा कर देंगे तो 3 कितना आ जाएगा? 24। इसको घटा देंगे तो 24 में से 10 को घटाइएगा तो मान मिलेगा कहता ना 14, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 14। अब बाटा में कितना हो गया? 15। तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ दोस्तों ऐसा ही आएगा, कितना? 14/15। तो इस प्रकार से आपका जो तीसरा का पहला क्वेश्चन है वो खत्म हुआ। आइए दोस्तों अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। हार्ड नहीं है, बस इसको समझने का फेर है। यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं दूसरा। और हाँ, एक चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बनाया था वो मैंने दोस्तों बिल्कुल सब सही बनाया है। लास्ट में जो इसका आंसर आया दोस्तों उसमें मैंने माइनस चिन्ह का लगाना भूल चुका है। दोस्तों आप वहाँ पर क्या कीजिएगा, 14 जो आपका आंसर आया है उसमें आप लोग माइनस के चिन्ह लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों पढ़ाने के चक्कर में ये भूल चुका कि उसमें मैंने माइनस का चिन्ह छोड़ दिया है, ठीक है। तो केवल आप माइनस का चिन्ह उसमें लगा लीजिएगा, आपका बिल्कुल कुछ भी उसमें गलत नहीं है। तो आइए अब हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसे बनाने से पहले हम लोग वही काम करेंगे जो काम हम क्या किए थे, पहले क्वेश्चन में किए थे। क्या? तो दिया गया है, जो दिया गया है भैया उसको सबसे पहले हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो दिया गया है क्या? तो दिया गया है आपका संख्या। तो कौन सा संख्या? तो जो संख्या आपका प्रश्न में दिया रहेगा वही ना, तो उस संख्या को हम लोग लिख लेंगे। तो संख्या दिया हुआ है दोस्तों आपका 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुना कितना? 3/2 प्लस 1/14 गुना 2 में कितना हो जाएगा? आपका 5। यही आपका संख्या आपके प्रश्न में दिया गया है। इसको हमको हल करना है, तो हल करने के लिए हम लोग लिख लेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या करना है, हमको उचित गुणधर्म माने गुणधर्म के माध्यम से इस संख्याओं को हल करने का प्रयास करके हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस संख्याओं को लिखेंगे। तो संख्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दे दिया है दोस्तों 2 अब बाटा में कितना? आपका 5। इसी को हमको क्या करना है? सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो बराबर में हम लोग लिख लेंगे। तो बराबर में आपका जो मान होगा उसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों जो आपका क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने बुद्धि के अनुसार इसको ऐसे फॉर्म में सजाने का प्रयास करेंगे जिससे कि हमको इस संख्याओं को हल करने में लटपटाना ना पड़े, मतलब इसमें उलझना ना पड़े या इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको ऐसे क्रम में सजाएंगे जिससे कि इनको बनाने में हमारा जो मान हो वो काफ़ी सरल तरीके से प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सरल तरीका वो कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए तो दोस्तों दिया गया है 2/5 गुणा -3/7, मतलब हाई वाला संख्या, मतलब 2/5 वाला संख्या और -3/7 वाला संख्या, ये दोनों संख्या एक दूसरे के गुणनफल के फॉर्म में है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो आपका 1/14 है और 2/5 है, ये दोनों संख्याएं आपके किस फॉर्म में है? ये भी आपके गुणनफल के फॉर्म में है। और साथ ही साथ ये भी दे सकते हैं कि 2/5 और 2/5 इन दोनों संख्याओं में क्या है? एक ही संख्या के रूप में है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ पर कि पहले इतना उतारते हैं, यहाँ पर देखिए इतना पर लिखते हैं, कितना है? 2/5 है ना। तो सबसे पहले लिखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिख लेंगे 2/5 गुना में कितना दिया गया है? माइनस, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बस खाली इधर से उधर कर रहे हैं, ठीक ना, कुछ अभी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो आपका हो जाएगा -3/7 फिर
-1/6 गुणा 3/2। इसको नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 2/5 से अलग है, अर्थात इसमें 2/5 बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। 2/5 किसके साथ है? 1/14 के गुणनफल के साथ है। तो जब ये दोनों अपने गुणनफल के रूप में है तो इन दोनों को एक साथ रखिए, अलग अलग ना। कैसे हनुमान जी डायरेक्ट पूरा पर्वत उठा लिए थे, और से डायरेक्ट इसको क्या कीजिए, आप लोग उठा लीजिए इसके चिन्ह के साथ में, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो दिया है +1/14 गुणा 2/5 ना, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों +1/14। गुना में कितने दिया है? गुना में दिया है आपका 2/5, इतना दे दिया गया है। अब फिर बाकी जो बच गया उसको आप लोग उतार दीजिए। तो बचा क्या चाहिए दोस्तों? है ये ना -1/6 गुणा 3/2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अंततः डाल देंगे, लिखेंगे -1/6 गुणा में कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, यानी हमने जो संख्या आपके क्वेश्चन में दिया गया है उन संख्याओं के क्रमों को हमने सजाने का प्रयास किया है। तो ये सजाया किससे है? तो दोस्तों हमने सजाया है क्रम विनीय गुणधर्म के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो गुणधर्म है वो लिख देंगे क्या? क्रम विनिमय गुणधर्म से। क्यों दोस्तों? आप यहाँ पर क्वेश्चन मत कीजिएगा कि सर आपने यहाँ पर योग और गुणा का क्रम विनिमय क्यों नहीं लिखा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपके संख्या है वो योग के भी साथ आई है और गुणा के भी साथ आई है। तो क्या लिखिएगा? योग और गुणा के क्रम विनिमय गुणधर्म से। तो सिंपल से लिख देंगे क्रम विनिमय गुणधर्म से। क्रम विनिमय गुणधर्म का मतलब ये होता है कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, बस आप इसके क्या कर सकते हैं, आप इसकी व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, इसके मान परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहता, अगर आपको सोल्व करना होता तो क्या इसके मान आपको अलग मिलता, इसके मान आपको अलग मिलता? नहीं, मानवा वही मिलता। बस हम इसको क्या किए, अपने सुविधा के लिए इसको सरल फॉर्म में हमने क्या किया, इसको सजा दिया है। अब दोस्तों हम लोग आगे इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ऐसे कर लीजिए, 2/5 गुणा -3/7 प्लस 1/14 गुणा 2/5। इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब बाकी जो दोनों संख्या देख रहे हैं उसको ऐसे लिख लेंगे, -1/6 गुणा 3/2। ठीक है, इतना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपकी ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है इसमें भी 2/5 आया है ना, 2/5, और इन दोनों संख्या का जो गुणनफल है इसमें भी आया है 2/5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में जो 2/5 है वो उभयनिष्ठ है। तो जब दोस्तों ये दोनों संख्याओं के गुणनफल में 2/5 उभयनिष्ठ है तो 2/5 को हम लोग कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी 2/5 को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5, माने यहाँ दो गुणनफल में से 2/5 को आपने कॉमन निकाला तो ये कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर ये बच जाएगा -3/7। अब प्लस है ना दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए 1/14 गुणा 2/5, 2/5 को अपने कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1/14। ठीक है, इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब बाकी जो संख्या है उसको 10 का 10 हम क्या कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे, -1/6 गुणा 3/2। अब देखिए दोस्तों मतलब मान वही है, अगर आप 2/5 को -3/7 से गुणा कीजिए तो नहीं मिलेगा, 2/5 को -3/7 है, और 2/5 को अगर आप 1/14 से गुणा कीजिएगा तो नहीं मिल जाएगा, प्लस 1/14 गुणा 2/5। तो मान दोस्तों क्या हुआ, वही मिला। तो यहाँ जो गुणधर्म है ये गुणधर्म कैसा है, ये जो आप गुणधर्म देख रहे हो वो कैसा है, तो दोस्तों ये जो गुणधर्म है वो वितरण नियम का है। वितरण मतलब कि इसका गुणा करेंगे इसके साथ, मतलब ऐसे इसका गुना होगा इसके साथ और फिर इसी का गुना होगा इसके साथ, मतलब इस पर दोनों का अधिकार है। ठीक है, तो जब इन दोनों का अधिकार है समान रूप से तो हमारा जो नियम होगा वो कौन सा होगा, वितरण नियम से लिख देंगे। वितरण भूलना नहीं है, प्रश्न बोला है उचित गुणधर्म में, तो लिखेंगे वितरण नियम से, ना लिखिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है दोस्तों, 2/5 है तो 2/5 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 और 14 का लसा लेंगे, तो 7 और 14 का लसा जब आप लीजिएगा तो 7 और 14 का लसा कितना मिलेगा, 7 और 14 का लसा आपको मिल जाएगा दोस्तों 14, और 14 को 7 से कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो -3 दूनी के 6, अब प्लस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिख देंगे। 14 को 14 से कटाएंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो मान मिल जाएगा दोस्तों आपका 1, अब माइनस हो जाएगा 1/6 गुणा 3/2। अब फिर दोस्तों सोल्व करेंगे तो इसका मान होगा 2/5, -6 + 1 तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 को में से वो खत्म तो बचेगा -5 बटा में कितना हो दोस्तों 14, कटता है तो कटा दीजिए 3
दूनी के 6 कट जाएगा ना। अब मिल जाएगा मान कितना 1/4 दूनी के 4, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4 लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए इसका जो मान होगा अब कितना होगा 2/5 या -5/14, ये दोनों गुणनफल ग्रुप में है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 2/5 गुना में -5/14, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे -1/4। तो यहाँ पर जो मान मिला है इसमें देखिए तो ये कट जाएगा 5 5 खत्म, ठीक। और दू सते 14 भी खत्म। तो जब 2 सते 14 खत्म हो जाएगा तो आपका जो मान होगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ऊपर में -1 में हो जाएगा 7, ठीक है। अब फिर आपका मिल जाएगा यहाँ पर ये माइनस है ना, तो ये आपका मिल जाएगा -1/4। फिर इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो देखिए तो 7 से क्रॉस निकालेंगे दोस्तों, तो 7 से क्रॉस कितना हुआ 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 को 7 से कटाएंगे तो 7 चौके 28, 4 और कटेगा ना, तो 4 को -1 से गुणा करेंगे तो -4। फिर कितना चिन्ह है माइनस ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे माइनस। और फिर 28 को 4 से कटाएंगे तो 4 सते 28, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो मान मिलेगा कितना 7। तो इस प्रकार से आपका जो मान होगा वो कितना मिल जाएगा दोस्तों, वो मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 4 11, यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना, -11/28, ये आपका हो गया आंसर। और इस प्रकार से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, पसंद भी आपको आई होगी। और इसके माध्यम से दोस्तों, इस नियम के माध्यम से आप कैसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब किसी भी व्यवस्था में रहेगा, आप उसको अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार क्या कर सकते हैं, आराम से उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन है दोस्तों, आइए उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों चौथा का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चौथा नंबर में क्वेश्चन आपका बोला है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। क्या कहा है दोस्तों, 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से क्या कीजिए, गुणा कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि व्युत्क्रम कहाँ किसका है। तो व्युत्क्रम कहाँ है आपका -7/72 का, तो -7/72 का हम व्युत्क्रम निकाल लेंगे और व्युत्क्रम को निकालने के बाद क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम लोग सोल्व में लिख देंगे ऐसे, दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, लिख लेंगे दिया गया है। तो क्या दिया गया है, तो संख्या, तो यहाँ पर संख्या बराबर लिख लेंगे हम लोग 5/18, ठीक है, प्रश्नानुसार। क्या बोला है मैंने, 7/72 के व्युत्क्रम ना, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि -7/72 का व्युत्क्रम 72/-7, 72/-7 होता है। -7/72 का व्युत्क्रम 72/-7 होता है। इस प्रकार 5/18 गुना में किसके व्युत्क्रम से गुणा करना है, -7/72 के व्युत्क्रम से। तो -7/72 के व्युत्क्रम में कितना है, 72/-7 है। तो यह गुणा किसका होगा, 72/-7 का होगा। अब बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 5/18 गुणा 72 में -7। 72 को 18 से घटाइए तो कितना बार में 18 चुके 72, ठीक है। अब 5 7 तो कट भी नहीं करेगा तो छोड़ दीजिए उसको। तो मान कितना मिल जाएगा आपका, मिल जाएगा दोस्तों आपका मान 5 गुणा 4/-7। अब 5 को 4 से गुणा कर दीजिए, तो 5 को 4 से गुणा कीजिएगा तो मान मिल जाएगा 5 चौके 20, अब बटा में हो जाएगा -7, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पर। आइए अब जानते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन में है कि -1/3 गुणा 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू -1/3 गुणा 1/2 प्लस -1/3 गुणा 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है। मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, केवल आपसे ये क्वेश्चन गुणधर्म पूछा है कि आपके सामने ये संख्या आपको प्रकट कर दिया है, आपको संख्या दे दिया गया है, और इस संख्या को देखकर या आपको सोल्व कर मतलब
आपको अपने से सोल्व कर लीजिए और आप ये बता दीजिए कि ये जो संख्या है वो किस गुणधर्म पर आधारित है और उसके आपको नाम क्या करना है दोस्तों बताना है। तो आइए आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस संख्या को देखने का प्रयास करते हैं। हमने दोस्तों -1/3 गुणा 1/2 प्लस 1/4 वाले संख्या को देखा तो क्या मिला, मतलब ये जो संख्या है किसके बराबर है, वो दोस्तों बराबर है -1/3 गुणा 1/2 प्लस -1/3 गुणा 1/4। मतलब है कि जो मान इसका मिलेगा वही मान इसका मिलेगा, तब नहीं दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि दोस्तों -1/3 का जो गुना हुआ है वो 1/2 के साथ हुआ है। और जब -1/3 का गुना 1/2 के साथ हुआ है तो मान मिला है इतना। अब फिर दोस्तों इसी -1/3 का गुना किसके साथ हुआ है, 1/4 के साथ हुआ है। और जब -1/3 का गुणा 1/4 के साथ हुआ है तो मान कितना मिला है, प्लस के साथ -1/3 गुणा 1/4। तो मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि ये जो संख्या का गुणनफल है इस संख्या के साथ भी है और इस संख्या का जो गुणनफल है वो इस संख्या के साथ भी है। मतलब कि ये क्या कर रहा है, वो वितरित हो रहा है इस संख्या के साथ भी और इस संख्या के साथ भी। इसलिए दोस्तों इसमें जो आपका गुणधर्म आएगा वो कौन सा गुणधर्म आएगा, तो दोस्तों ये गुणधर्म आएगा आपके वितरण नियम का। और सिंपली रूप से हम लोग उत्तर में दोस्तों आराम से लिख सकते हैं आपके प्रश्न के अनुसार कि ये जो गुणधर्म है वो वितरण नियम का है। अब हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए 6 नंबर पूछा है कि क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो पहले हम करके देखते हैं कि हाथाना का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 8/9 होगा कि ना होगा। अगर होगा तो कहेंगे है और ना होगा तो नहीं है। अब उसका हम लोग क्या करेंगे, कारण लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे दिया गया है तो संख्या बराबर -1/8 चलेंगे प्रश्न अनुसार। तो -1/8 लिख सकते हैं दोस्तों ऐसे, माइनस कितना दोस्तों 9/8। अब किससे, गुणात्मक प्रतिलोम के गुण से। तो यहाँ पर लिखेंगे अब गुणात्मक प्रतिलोम के गुणानुसार अनुसार। तो क्या होगा, देखिए आपका संख्या दिया गया क्या था ना -9/8 ना, तो लिखेंगे -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 8/9। कितना मिला, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9। क्यों मिला आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया है। अब हम ये देखेंगे कि जो संख्या आपका दिया गया है उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम आपने लाया है, क्या ये गुणात्मक प्रतिलोम आपके क्वेश्चन में पूछे गए संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम के जैसा है। तो दोस्तों नहीं है। यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम है 8/9 और यहाँ पर आपका गुणात्मक प्रतिलोम आया 8/-9। तो लिख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो -1/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 8/9 नहीं है। ठीक है, यही क्या होगा, इसका कारण होगा। तो लिखेंगे यहाँ 8/- कितना होगा, 9 होगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 2 क्वेश्चन 5 और 6 खत्म। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर पूछा है आपसे कि क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। मतलब जैसे आपसे पहले पूछा था ना वैसे अभी भी पूछ रहा है, क्या इतना का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, मतलब अगर होगा तो आपको उसका कारण देना है क्यों होगा। तो सोल्व कर इसको देखते हैं दोस्तों, खातना का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 0.3 है कि नहीं। तो सोल्व में क्या करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे दिया गया है संख्या बराबर 3/1/3, या दोस्तों इसी में हम लोग लिख सकते हैं 3 के 9 आए कितना हो जाएगा 10/3। चलेंगे प्रश्न अनुसार, किसका 10/3 का ना, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/3
कितना होगा 10 होगा। 10/3 का मतलब कितना होगा दोस्तों 3/10 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार 3/10 लिख सकते हैं ऐसे। इस प्रकार 10/3 का गुणनफल प्रतिलोम ऐसे 3/10 या 3 को 10 से भाग दीजिएगा तो मान कितना मिलेगा 0.3 मिलेगा 0.3 3/10 या 0.3। जबकि पूछा है क्वेश्चन कि क्या इतना का गुणनफल प्रतिलोम 0.3 है, तो हाँ दोस्तों इतना का जो आपका गुणनफल प्रतिलोम है वो आपका 0.3 है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 1 प्राप्त होता है। और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, बन गया। अब फटाफट चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, इसको आप लोग उतार दीजिए। अब हम लोग प्रश्न 8 के क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो प्रश्न 8 में आपका जो प्रश्न दिया गया वो दिया क्या चीज है। इसमें दिया गया आपका कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। किस नियम की सहायता से? वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। तो हमें इन दोनों क्वेश्चन को किस नियम से बनाना है? वितरण नियम की सहायता से बनाना है। तो वितरण नियम की सहायता से बनाने से पहले हमको ये जानना होगा कि वितरण नियम होता क्या है। देखिए वितरण नियम का जो स्वरूप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, x × a + b = होता है आपका ax + bx। कहने का मतलब दोस्तों कि x के साथ जो a और b का जो योगफल है वो x के साथ गुणनफल के रूप में है। और जब हम x का a के साथ गुणा करेंगे तो मान मिलेगा ax, और फिर हम इसी x को b के साथ गुणा करेंगे तो मान मिलेगा bx। मतलब x का जो गुणनफल होगा वो a और b के साथ क्रमानुसार होगा, इनके चिन्ह के साथ। और इसी को दोस्तों हम लोग वितरण नियम के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो आपके दिए गए जो दोनों प्रश्न इनका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो इनका भी सोल्यूशन हम इसी नियम की सहायता से करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग वितरण की सहायता से इन दोनों प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है आपका -3/4 गुणा 2/3 प्लस यहाँ पर दिया गया है -5/6 और यहाँ पर आपका जो ब्रैकेट है बंद है और हमको यहाँ पर सोल्व करना है। ठीक, तो जब हम सोल्व करेंगे तो लिख लेंगे दोस्तों दिया गया है जो आपका संख्या दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया गया है संख्या, तो क्या दिया गया आपका संख्या = 5/6 और यहाँ से ऐसे क्या कर लेंगे हम लोग बंद कर लेंगे। क्या करना है हमको? इनका हल करना है। किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार, क्योंकि प्रश्न आपका ऑलरेडी पहले से बोला है कि इनका जो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग कैसे करेंगे? वितरण नियम से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्रश्न अनुसार। तो वितरण नियम के प्रयोग से, ठीक है, क्योंकि प्रश्न आपका पहले ही बोला है किसके नियम से प्रयोग से? वितरण नियम के प्रयोग से। तो जो प्रश्न है उसको पहले लिखेंगे। क्या दिया गया है प्रश्न आपका? -3/4 गुणा 2/3 प्लस -5/6। ठीक है, अब इसके हम लोग क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे सोल्यूशन। -3/4 को जब आप 2/3 के साथ गुणा कीजिएगा तो मान कैसा मिलेगा? -3/4 और गुणा में मान मिल जाएगा आपका 2/3। ठीक है, और फिर ये प्लस है ना, तो प्लस है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग? प्लस कर लेंगे। फिर -3/4 को क्या करेंगे? -5/6 से गुणा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग गुणा कर लीजिए, तो -3/4 और गुना हो जाएगा आपका कितना? -5/6। इसको हम ऐसे ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ठीक, आगे सॉल्यूशन इसका हम लोग करेंगे। -3/4 × 2/3 कटता है तो कटा दीजिए, यानी कि आपका जो ये 3 और ये जो 3 है वो कट जाएगा और आपका जो 4 वो 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितने बार में? 2 दूनी के 4, 2 बार में। तो मान कितना मिल जाएगा दोस्तों? तो मान मिल जाएगा आपका -1/2 गुणा में, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ कितना बचा? 1,
ठीक है, और प्लस अब यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिएगा माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। अब 5 को 3 से गुणा करेंगे तो मान मिलेगा 5 3 15, और नीचे कितना है 4 और 6 है ना, और 4 को हम लोग क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे तो मान मिल जाएगा 6 चौके 24। ठीक, इसको हम लोग ऐसे बंद कर देंगे ब्रैकेट में। -1/2, -1/2 को 1 से गुणा कीजिएगा तो मान कैसा मिलेगा -1/2, और प्लस है तो यहाँ पर हम लोग प्लस उतार लेंगे। 15/24 है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 15/24। ठीक, और इसी क्रिया को हम लोग आगे खींचने का प्रयास करते हैं। तो आगे जब इसको आप बनाइएगा तो कैसा होगा मान, इसका जो मान होगा वो लसा से निकलेगा। 2 और 24 का लसा कितना होता है 24 होता है। ठीक है, अब 24 को हम लोग क्या करेंगे 2 से घटाएंगे, तो 24 को 2 से घटाएंगे तो कितना बार कटेगा 12 बार में, तो 12 दूनी 24। अब 12 को -1 से गुणा करेंगे तो मान मिलेगा आपका -12। ठीक है, अब 24 को घटाएंगे तो कितने बार में कटेगा एक बार में, और 1 से क्या करेंगे हम लोग 15 से गुणा कर देंगे। तो 15 से गुणा कीजिएगा तो मान मिल जाएगा +15। ऐसे हम लोग बंद कर लेंगे। फिर अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर +15 है और यहाँ पर -12 है, तो मान कितना मिलेगा 15 को हम क्या करेंगे 12 में से घटाएंगे, तो -12 में से 15 घटाइएगा तो मान कितना मिलेगा, मान आपका मिल जाएगा 3। किस चिन्ह के साथ, प्लस चिन्ह के साथ। ठीक है, क्योंकि 15 जो क्या है बड़ा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। अब बटन कितना है 24। ठीक है, कटता है तो इसको कटा दीजिए, तो कटाएंगे तो 3 कम 3, 3 7 21, 3 8 24, यानी कि 1/8 इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर कितना मिला है 1/8। तो आइए दोस्तों हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग इसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को हल किया था वितरण नियम की सहायता से। तो इसका भी सोल्यूशन होगा किस प्रकार से दोस्तों, वितरण नियम की सहायता से। सोल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो दिया गया है उसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो दिया गया है, क्या दिया गया है आपका संख्या, तो संख्या में जो आपका दिया गया है उसको हम लोग संख्या के बराबर लिख लेंगे। तो दिया गया है आपका 5/6 गुना -2/5 और प्लस कितना दिया गया है 3/10। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग चलेंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न बोला है वितरण नियम की सहायता से हल करना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार हमको किसका हल करना है, इस क्वेश्चन का हल करना है, इस दिए गए संख्या का हल करना है। तो संख्या को हम लोग लिखेंगे 5/6। ठीक है, इसके आगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन कैसा होगा, देखिए कैलकुलेशन जब हम करेंगे दोस्तों तो 5/6 को गुणा करेंगे पहले हम -2/5 के साथ, और फिर दोस्तों हम इसी 5/6 को गुणा करेंगे 3/10 के साथ। क्यों, क्योंकि आपका ये जो नियम है वो आपका एक प्रकार का कौन सा नियम है, वितरण नियम है, और इसका कैलकुलेशन करके हम साइड में लिख लेंगे वितरण नियम से, क्योंकि बनाना है आपको किस नियम से, प्रश्न के अनुसार वितरण नियम से। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5/6 और गुना -2/5, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे -2/5। फिर प्लस है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्लस, तो 5/6 गुना 3/10, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/10। अब इसको हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने से पहले आप लोग देख लीजिए कि कुछ इसमें कटता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये 5 है ये एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि गुणनफल के रूप में है। ठीक, और यहाँ पर जो 6 है वो 2 से भी कट जाएगा, कितने बार में 3 बार में, तो इसको कटा दीजिए, 2 3 6। अब दोस्तों आगे देखिए, आगे क्या देखते हैं आप कि यहाँ जो 6 है वो 3 से कट जाता है, कितने बार में 3 दूनी के 6, 2 बार में। और फिर यहाँ पर जो 10 है वो भी कट जाता है किससे, आपके 5 से, कितने बार में दोस्तों 5 दूनी के 10, यानी कि 2 बार में। अब जो कट कर नया संख्या आपको मिला है उसको हम फिर से क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखने का प्रयास करते हैं। तो आपका जो नया संख्या मिला है वो आप कुछ देख सकते हैं इस प्रकार से मिला है, ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, तो मिला आपका 1/3। ठीक है, और गुना आपका मिला है -1, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पर, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है का मतलब माइनस है, अब माइनस होगा किसके साथ, अपने गुणनफल 1 के साथ, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -1 आप प्लस। अब देखिए 5/6 ऑलरेडी कट चुका है, लेकिन इसके नीचे क्या चाहिए, हर में 2 है ना, तो लिख लेंगे 1/6।
2 और गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे है हर में 2, तो हम लोग ये हर में है ना 2, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे जब आप लोग 1/3 को -1 के साथ गुणा करते हैं तो मान कितना मिलता है, -1/3। तो आप प्लस 1/2 को 1/2 के साथ गुणा करते हैं तो मान कितना मिलता है आपको, 1/4। अब देखिए आगे इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो आगे दोस्तों बहुत इसका कैलकुलेशन करना सिंपल है, मतलब हमको क्या करना है कि समान रूप से जोड़ घटाव के लसा के अनुसार चलना है। तो 3 और 4 का लसा कितना होता है दोस्तों, 3 और 4 का लसा होता है 12। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, 12 को 3 से कटाएंगे। तो 12 को 3 से कटाएंगे तो कितने बार कटेगा, 4 बार में, 3 चौके 12 और 4 को -1 से गुणा करेंगे तो मान मिल जाएगा -4। प्लस है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस चिन्ह। अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि 12 को 4 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 4 3 12 और 3 को दोस्तों फिर हम क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका जो मान मिलेगा वो कितना मिल जाएगा आपका 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर -4 + 3 प्लस माइनस माइनस यानी घटने के लिए बोल रहा है, तो आप 4 में से 3 को घटा दीजिए। तो 4 में से 3 को घटाइएगा तो मान कितना मिलेगा दोस्तों 1। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 4 और 3 में जो 4 वो बड़ा है और जो संख्या बड़ा होता है उसी का हम लोग चिन्ह लेते हैं। तो संख्या बड़ा है 4, इसीलिए इसका चिन्ह लेंगे हम माइनस। तो मान मिल जाएगा आपका कितना, -1। अब बटा में कितना हो जाएगा 12, या ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, या -1/12। और यही क्या है आपका आंसर है, जिसको आपने वितरण नियम की सहायता से बनाने का प्रयास किया है। इसीलिए दोस्तों जो आपने ये वितरण नियम की सहायता से जो बनाया है, आप इसको ऐसे लास्ट में लिख सकते हैं किनारे, वितरण नियम से, चाहे वितरण नियम के प्रयोग से, मतलब और आपका स्पेस कम है तो लिख सकते हैं वितरण नियम से। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आपका 9 उसको हल करने का 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपके सामने दोस्तों संख्याएं दी गई हैं और इस संख्याओं में एक गुणधर्म छिपा हुआ है और आपको इन संख्याओं के गुणधर्म को पता करके ये बताना है कि संख्याओं के जो गुणधर्म है वो दिए गए कॉलम ब के कौन से गुणधर्म से मैच करते हैं। जिससे मैच करते हैं इन संख्याओं में से जो संख्या इस गुणधर्म से मैच करता है हम उसको क्या करेंगे, उससे मिला देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर -1/2 + 3/4 बराबर 3/4 + -1/2। तो इसको दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो इन दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर है। मतलब ये दोनों संख्याएं वही है और ये भी दोनों संख्याएं वही है, बस क्या हुआ है कि इनका जो क्रम है बदल गया है। मतलब इसके स्थान पर आ गया है ये वाला और इसके स्थान पर आ गया है ये वाला। तो यहाँ पर जो आप ये गुणधर्म देख रहे हैं वो कौन सा गुणधर्म देख रहे हैं, विनिमय का। और ये जो विनिमय है वो किसके लिए है, प्लस चिन्ह यानी जोड़ के लिए है। जब ये जोड़ के लिए है तो इसमें हम बोल सकते हैं दोस्तों कि यह कौन से गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, यह योग के क्रमविनीय गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। हम कॉलम ब में देखेंगे कि कौन सा ऐसा गुणधर्म है जो आपके योग के क्रमविनीय गुणधर्म के लिए इसमें सम्मिलित है। तो देखेंगे कौन 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 योग का क्रमविनीय गुणधर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जे नंबर है, जे नंबर में लिखा हुआ है योग का क्रमविनीय गुणधर्म यानी वही क्रमविनीय नियम। तो पहला जो है दोस्तों उसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट यानी कॉलम ब के लास्ट यानी जो जे नंबर है उससे मैच कर लेंगे। तो अगर आप मैच करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैच करके मैं आप लोगों को बता दिया कि यहाँ का जो पहला का जो कॉलम ब का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, जे होगा। अब हम लोग दूसरा नंबर समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा नंबर आप लोग देख सकते हैं 5/6 × 4/7 यानी ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है किसके बराबर है, 4/7 × 5/6, मतलब इन दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इन दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर है, यानी कि दोनों संख्या वही है, बस इनका जो क्रम है बदल गया है इस संख्या के भांति। यानी 5/6 को जगह आ गया 4/7 आया है ना, अच्छा अब और 4/7 की जगह पर आ गया है 5/6, यानी इनका क्रम बदल गया। यानी ये भी कौन से गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, ये भी अपने क्रमविनीय गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो क्रमविनीय गुणधर्म किसके लिए है, गुणा के लिए, गुणा की चीज है ना। तो ये देखेंगे हम कॉलम ब का कौन सा अल्फाबेट गुणा के क्रमविनीय गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो देख सकते हैं इसमें आई देख रहे हैं ना, आई जो लिखा है आई बराबर दिया है गुणा का क्रमविनीय नियम। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 2 नंबर को इससे मैच कर लेंगे। ठीक है, ऐसे यानी कि आई से टेढ़ा भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, तीसरा नंबर में देखिएगा, तीसरा नंबर क्या दिया है, -1/2 + 2/5 + 3/10। फिर दिया है -1/2 + 2/5 + 3/10। ये क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर -1/2 को बाहर निकाल दिया गया है और 2/5 + 3/10 कर दिया गया है। मतलब पहले क्या था दोस्तों कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों एक साथ थी और जो तीसरी संख्या है वो एक साथ नहीं थी। इसमें क्या है, पहली संख्या को छोड़कर जो आपकी दूसरी और तीसरी संख्या है वो दोनों एक साथ है, लेकिन पहली संख्या एक साथ नहीं है। तो ये कौन सा गुणधर्म है, मैंने बनाया था एक वीडियो सहचर गुणधर्म पर। इस पर मैंने दोस्तों सहचर गुणधर्म पर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप चाहें तो उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हो इस वीडियो को देखकर, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो गुणधर्म है दोस्तों वो सहचर गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो किस लिए करता है, वो योग के लिए करता है। तो हम देखेंगे कॉलम ब में कौन सा अल्फाबेट योग के सहचर गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो योग का सहचर गुणधर्म H अल्फाबेट। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 को H से मिला देंगे, ठीक है। 3 को हमने किससे मिलाया दोस्तों, H से मिला दिया। अब देखेंगे चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या दिया है, 1/4 + 3/8 = 5/8। मतलब सिंपली रूप से क्या हुआ है कि यहाँ पर इन दोनों का योग हुआ है और योग होकर क्या हुआ है 5/8 इसका मान मिला है। तो यहाँ पर जो चौथा नंबर का जो आपका सही करेक्ट जो इसका उत्तर होगा वो कौन होगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन हो सकता है, ये आपका हो सकता है समवर्ग नियम। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपके परिमेय संख्या है, 1/4 भी और 3/8 भी। और समवर्ग नियम बोलता है कि अगर आप पूर्णांक संख्याओं को जोड़िएगा तो पूर्णांक मिलेगा, अगर आप 2 परिमेय संख्याओं को जोड़िएगा तो प्राप्त संख्या भी क्या मिलेगी, परिमेय ही मिलेगी। तो यहाँ पर जब हमने दोस्तों इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो हमें प्राप्त संख्या भी कैसे मिली, परिमेय मिली। इसलिए अपने समवर्ग गुण को प्रदर्शित करता है। इसलिए जो चौथा का जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका F नंबर होगा। तो चौथा को हम लोग मिला देंगे F नंबर से, क्योंकि ये क्या है, ये आपका समवर्ग नियम है। अब देखेंगे अगला है 5 × 1/2 × 3/4 = 5 × 1/2 × 3/4। मतलब कि यहाँ पर पहली और दूसरी ये दोनों संख्या एक साथ थी, तीसरी संख्या इसके साथ नहीं थी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली जो संख्या है वो दूसरी और तीसरी संख्या के साथ एक साथ नहीं है, लेकिन दूसरी और जो तीसरी संख्या वो दोनों एक साथ है। तो कहीं ना कहीं ये जो गुणधर्म है वो आपके कौन से गुणधर्म को प्रदर्शित होता है, हाई वाला A × B × C = A × B × C। तो कौन सा नियम है, ये आपके गुणा का सहचर नियम है। तो देखेंगे कॉलम ब में कि गुणा का सहचर नियम कौन है, तो गुणा का सहचर नियम आपका C है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 5 नंबर है उसको C अल्फाबेट से मिला देंगे। C अल्फाबेट से क्या हो गया दोस्तों, मिल गया। अब देखेंगे 6 नंबर में क्या है, -5/4 + 0, यानी -5/4 में जब 0 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, -5/4। तो ये कौन सा गुणधर्म है, ये गुणधर्म है दोस्तों योज तत्समक का। इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, आप लोग को बना दूंगा कि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये जो गुणधर्म है वो कौन सा गुणधर्म है, योज तत्समक का। तो देखेंगे कॉलम ब में कौन सा अल्फाबेट योज तत्समक के लिए मान्य है, तो योज तत्समक यानी कि A अल्फाबेट। तो हम क्या करेंगे कि जो 6 नंबर है उसको हम लोग A अल्फाबेट से मिला देंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो दोस्तों है उसको देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है 7वां नंबर बोला है -8/3 × -1, ठीक है। -8/3 को -1 से हमने गुणा किया तो मान कितना मिला, -8/3। यहाँ पर दोस्तों डाउट है, माइनस प्लस होगा तो यहाँ माइनस किसे आएगा, हो सकता है दोस्तों हम मिस्टेक किए होंगे, ठीक ना। यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ठीक है। -8/3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, -8/3 मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि -8/3 में हमने 1 से गुणा किया तो इस संख्या के मान पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वही तो तत्समक है। और तत्समक किसके लिए है, गुणा के लिए है। तो ये जो गुणधर्म होगा वो गुणा का तत्समक होगा, ठीक है। तो देखेंगे कॉलम में कौन सा अल्फाबेट आपके गुणा के तत्समक नियम को प्रदर्शित करता है, तो कौन सा, तो B नंबर है ना। तो B नंबर से क्या करेंगे हम लोग, 7वें नंबर को B नंबर से हम लोग मिला देंगे। तो 7वां नंबर को B नंबर से मिला दीजिए, ठीक है। अगला आपका है कौन नंबर, 8वां नंबर। 8वां नंबर देख सकते हैं 5/2 × 1/3 + 2/5 = 5/2 × 1/3 + 5/2 × 2/5। यानी कि आपके 5/2 का गुणा इसके साथ हुआ है, फिर 5/2 का गुणा इसके साथ हुआ है, और इस प्रकार से इसका मान निकला हुआ है। तो ये जो नियम है किस पर है, x × A + B = AX + BX पर है। और ये जो गुणधर्म है वो किसके लिए है, वो आपके वितरण नियम के लिए है। तो ये जो आपका 7वां नंबर है वो वितरण नियम के लिए मान्य है। तो वितरण नियम कौन है, इस पर ढूंढने के, वितरण नियम E है, E अल्फाबेट। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, E अल्फाबेट से
मिला देंगे। ठीक, अब देखिए आगे 9 नंबर में है, तो 9 नंबर क्या बोला है, 5/3 × 1, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल वो कितना मिला है, 1 मिला है। तो अभी आप लोगों को मैंने गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा से बताया कि वैसी दो संख्या जिनका गुणनफल 1 मिलता है वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। और यहाँ पर दो संख्या आपका दिया हुआ है 5/3 और 3/5, और इन दोनों का गुणनफल कितना मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है। इसलिए इस संख्या का जो गुणधर्म होगा वो गुणात्मक प्रतिलोम के नियम के लिए सत्य होगा। तो कॉलम ब में देखेंगे दोस्तों कि कौन सा अल्फाबेट आपके गुणात्मक प्रतिलोम के लिए सत्य है। तो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि जी नंबर, तो क्या करेंगे हम लोग 9 को मिला देंगे किससे, जी नंबर से। ठीक है ना, दिखाई नहीं दे रहा था दोस्तों, ऐसे जी नंबर से क्या करेंगे, मिला देंगे। हम मुंह से बोल रहे हैं किसका किससे मिलाना है, ठीक ना। तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, आप दोबारा भी देख सकते हो और उसको मिला सकते हो। और इसमें लटपटा रहा है, नहीं बुझा रहा है कोना के से मिला है, चाहे कोना किससे मिला है, नहीं बुझा रहा है, तो मुंह से बोल रहे हैं किसका इससे मिला है, ठीक ना। बस अब मेरा मुंह से सुनकर आप उसको मिला दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखेंगे 10 नंबर में, तो जब इन दोनों संख्याओं का अपने जोड़ा था मान कितना मिला, 0। तो ये कौन सा आपका नियम है, ये आपका योज प्रतिलोम है, यानी ऐसी कोई संख्या जिनका योगफल 0 प्राप्त होता है उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, योज प्रतिलोम के नाम से जानते हैं। तो 10 नंबर में जिसमें बचा होगा उसी से मिला देंगे। देखिए भाई डी है ना बचा है, तो डी से मिला दीजिए, डी, तो डी से क्या करेंगे, यानी 10वें नंबर को हमने डी से मिलाया। सुन लीजिएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों संख्या एक दूसरे के योज प्रतिलोम है। तो इस प्रकार से आपका अध्याय 1 जो कक्षा 8 का गणित का जो अध्याय 1 है उसका प्रश्नावली 1.1 बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो चुका है। और आपका चैप्टर जो अध्याय परिमेय संख्या है वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब क्लास 8 के जो अध्याय 1 है उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2। तो अध्याय 2 में जो आपका चैप्टर होगा उसको दोस्तों मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों ने 1.1 का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, आपको ये पसंद आई होगी, अगर इससे आप लोग कुछ सीखे होंगे, आपको समझ आई होगी, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।